SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप आज पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला के बारे में। तो आज का हमारा क्या विषय है? आज का हमारा विषय है वर्ण और वर्णमाला। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे वर्ण और उसके भेद। उसके बाद पढ़ेंगे हम अनुस्वार के बारे में, अनुनासिक के बारे में और वर्णमाला के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह लीची का चित्र है और यहाँ पर लिखा हुआ है लीची। प्यारे बच्चों, यह एक शब्द है जो कई सारे वर्णों को जोड़कर बनाया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यह एक तितली का चित्र है और यहाँ पर लिखा हुआ है तितली। तो इस प्रकार यह तितली शब्द भी कई सारे वर्णों को जोड़कर बनाया गया है। इसी प्रकार पौधा, यानी कि लीची को लिखने के लिए हमने इन 4 वर्णों का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार तितली लिखने के लिए हमने इन सभी वर्णों का इस्तेमाल किया है और इसी प्रकार पौधा लिखने के लिए भी हमने इन सभी वर्णों का इस्तेमाल किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं वर्ण? यानी कि जिसके हम और टुकड़े अब नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, यह एक शब्द है और जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत सारे वर्ण लिखे हुए हैं। यानी कि इस शब्द को बनाने में इन सभी वर्णों का इस्तेमाल किया गया है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? जब हम इस प्रकार से लिखते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद करना। क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब पढ़ते हैं वर्ण के भेद। अब हम वर्ण के भेदों के बारे में जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी कि हमारे वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। देखिए, स्वर। प्यारे बच्चों, स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी कि जो स्वर है वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे स्वरों की संख्या 11 होती है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे ही हम स्वर कहते हैं। स्वर कुछ इस प्रकार है। यह अ से शुरू होकर और आओ पर समाप्त होते हैं। यहाँ देखिए, अ के अलावा प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। जैसा कि आप जानते हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ को छोड़कर जितने स्वर बच जाते हैं उन सब की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। अ का प्रयोग 2 रूप में किया जाता है। एक किया जाता है उसके मूल स्वर में, मूल रूप में, और दूसरा किया जाता है व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि व्यंजन अधूरे होते हैं। जैसे यह क अभी अधूरा है। जब तक हम इसमें अ को नहीं जोड़ेंगे तब तक यह पूर्ण रूप से क नहीं बन सकता। हमने इनको जोड़ा तो अब यह क्या बन गया? क। अब यह पूर्ण रूप में क बन गया है। इसी प्रकार अयोगवाह। अयोगवाह हमारे 2 होते हैं, अंग और अह।
प्यारे बच्चों, इनका उच्चारण ध्यान से करना चाहिए, अंग और अह। तो ये जो है इनको हम अयोगवाह बोलते हैं। ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। इनको स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में रखा जाता है। अब है हमारे पास अनुस्वार यानी कि अंग। आपने अपनी, जैसे कि आप लिखते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, आप बिंदी लगाते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? अंग की बिंदी। इसी को हिंदी में अनुस्वार कहा जाता है। जैसे दंत, मंदिर, बंदर, यहाँ पर हमें यह अंग की बिंदी की ध्वनि दे रहे हैं और इनका उच्चारण नाक से होता है। जब भी हम अंग की बिंदी यानी कि अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण हमारी नाक से होता है। आगे देखते हैं। अब है हमारे पास अनुनासिक। अनुनासिक को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चंद्र बिंदु के नाम से। और इसका उच्चारण होता है नाक और गले दोनों के द्वारा। बोलकर देखिए, जैसे आंख, आंख, पांच, यानी कि नाक और गले दोनों को मिलाकर ही इसका उच्चारण किया जाता है। अब है हमारे पास विसर्ग। प्यारे बच्चों, विसर्ग इन दो बिंदुओं को कहा जाता है। इसको हम आहा के नाम से जानते हैं, यानी कि हम इसका जब उच्चारण करते हैं तो ह इस प्रकार किया जाता है। जैसे प्रायः, प्रातः। मैं आपको इसमें अंतर स्पष्ट कराती हूँ। देखिए, हमने लिखा प्रात, यह है प्रात, और अगर अब मैं लिखती हूँ ऐसे कुछ, तो अब यह हो गया प्रातः। तो इसका आपको अंतर जरूर पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारे पास व्यंजन, यानी कि हमारे वर्णों के जो दो भेद होते हैं, दूसरा भेद क्या है? व्यंजन है। चलिए व्यंजनों के बारे में जानते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि जो व्यंजन है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होते, उनको पूर्ण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में क से लेकर ह तक हमारे कुल 33 व्यंजन होते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। क से शुरू होकर और ह पर समाप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, जितने भी है अब हमें व्यंजन दिए गए हैं, इन सभी व्यंजनों में अ को जोड़ा गया है, क्योंकि व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते। अ मिलाकर यह पूर्ण बन जाते हैं। अब है हमारे पास कुछ अतिरिक्त व्यंजन, जो है ड़ और ढ़। इनका उच्चारण भी हमें ध्यान से करना चाहिए। इनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है? ड़ और ढ़। आगे देखते हैं। यानी कि जैसे इसको पढ़िए, यह है डमरू और यह है पेड़। अगर हम इसकी बिंदी मिटा दें, यानी कि इसकी बिंदी हटा देते हैं, बन जाएगा पेड़। लेकिन यह होता क्या है असल में? पेड़, यानी कि यह अड़ की ध्वनि देता है और यह ड की। तो इनमें आपको अंतर जरूर ध्यान रखना है। इस प्रकार यह है पढ़ना और यह है ढक्कन, ढ। यह ढ और यह ढ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? यानी कि जब दो व्यंजनों को जोड़कर एक नए व्यंजन का निर्माण किया जाए, एक नए वर्ण का निर्माण किया जाए, उसे ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखते हैं किस प्रकार। जैसे क और श को जोड़कर हम अक्ष बनाते हैं, ऐसे ही ज और य को जोड़कर हम ज्ञ बनाते हैं। इस प्रकार त और र को जोड़कर हम त्र का निर्माण करते हैं और श और र को जोड़कर हम श्र का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, क्ष, ज्ञ, त्र और श्र। अब है हमारे पास वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? हमारे वर्णों का क्रमबद्ध और
व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित और क्रम से लिखे हुए समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी की वर्णमाला है स्वर और व्यंजनों वाली, इस प्रकार हमारी अंग्रेजी की वर्णमाला कौन सी होती है, जो कुछ इस प्रकार होती है। यानी कि सभी वर्णों की अपनी अपनी वर्णमालाएं होती हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 44 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के साथ प्रयोग में आने वाले स्वरों के चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अ यानी कि जो स्वर है, हमारे स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो उनके मूल रूप में और दूसरा मात्राओं के रूप में। तो यहाँ हमें कुछ स्वरों की मात्राएं दी गई हैं, यहाँ हमें स्वर दिए गए हैं, यहाँ उनकी मात्राओं का चिन्ह यानी कि वो मात्रा का कौन सा चिन्ह है, उसको किस प्रकार दर्शाया जाता है, और यहाँ पर हमें व्यंजनों के साथ मात्राओं को जोड़कर दिखाया गया है और यहाँ पर शब्द बनाया गया है। चलिए देखते हैं। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, यह सिर्फ व्यंजनों को पूर्ण करता है। जैसे त जमा अ, त बन गया और यहाँ पर शब्द बनाया है तरबूज। इसी प्रकार आ की मात्रा यह होती है क जमा आ, क्या बन गया? का, और यहाँ शब्द बना है काला और काकी। इसी प्रकार ई, यह छोटी ई की मात्रा है, और जैसे कि मैंने च में यहाँ पर छोटी ई को जोड़ दिया तो क्या बन गया? ची। क्या बना? ची। और शब्द बना है चिड़िया, चिट्ठी। इसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा, इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार लिखी जाती है। जैसे कि मैंने ख में ई को जोड़ा तो क्या बन गया? खी, और इससे शब्द बना है खील और खीर। इसी प्रकार यह है उ, इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। जैसे प जमा उ, पु, और इसे शब्द बना है पुराना और पुल। इसी प्रकार आपके अन्य स्वर भी दिए गए हैं, उनकी मात्राओं को आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, र पर ऊ तथा ऊ की मात्रा यानी कि र पर छोटे ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा नीचे न लगकर बीच में लगती है। आपने अपनी पुस्तिका में इसको लिखा हुआ ज़रूर देखा होगा। देखिए कुछ इस प्रकार, जब हम र में छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार लगती है, यानी कि वह मात्रा नीचे नहीं लगती है। और इसी प्रकार रुपया, इस जब हमने र पे छोटे ऊ की मात्रा लगाई उससे हमने एक शब्द बनाया रुपया। ऐसे ही जब हम र में बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वह मात्रा कुछ इस प्रकार लगती है और इससे एक शब्द बना है रूप। आइए इस बात को कुछ अब कविता के प्रकार से समझते हैं। हिंदी के वर्ण स्वर और व्यंजन सीख लेते हैं जब, मात्राओं का हो जाए ज्ञान, मजबूत बुनियाद बनेगी तब। आइए एक बार मेरे साथ इसे फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हिंदी के वर्ण स्वर और व्यंजन सीख लेते हैं जब, मात्राओं का हो जाए ज्ञान, मजबूत बुनियाद बनेगी तब। तो प्यारे बच्चों, आज आपने वर्णमाला के बारे में जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और वह कौन कौन से होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।